नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और आज का हमारा प्रस्तुति का विषय है सामग्री संग्रह का साधन प्रेक्षण पद्धति। प्रेक्षण पद्धति को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि ऑब्जर्व करना, चीज़ों को प्रेक्षण करना, देखना, उसके द्वारा कैसे सामग्री इकट्ठी की जा सकती है शोध से संबंधित। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेक्षण पद्धति क्या है। शोध के कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी सामग्री प्रत्यक्ष देखने पर अधिक विश्वसनीय समझी जा सकती है। समाजशास्त्र, भूतत्व विज्ञान, व्यवहारिक भाषा विज्ञान, लोक साहित्य आदि से संबंधित विषयों में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा चक्षुक ज्ञान की उपयोगिता असंदिग्ध है। प्रेक्षण पद्धति को हम चाक्षुक पद्धति भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चक्षु का माध्यम मुख्य है। किसी जाति या संप्रदाय के सामाजिक जीवन का अध्ययन प्रश्नावली पद्धति से समयक रीति से नहीं किया जा सकता। शोधार्थी को समाज के अनुसंधेय अंग के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना पड़ता है। यदि हलवा समाज और उसकी भाषा का अध्ययन हमें अभिष्ट हो या उनकी भाषा का हमें अध्ययन करना हो, तो हमें उनसे संबंधित प्रकाशित अप्रकाशित ग्रंथों के अध्ययन मात्र से संतोष नहीं मान लेना चाहिए। हमें हलवा समाज के बीच रहकर उनके रहन सहन और भाषा से परिचित होकर अपने अनुभूत निष्कर्ष निकालने चाहिए। परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, नियंत्रित प्रेक्षण पद्धति और अनियंत्रित प्रेक्षण पद्धति। तो सबसे पहले देखते हैं नियंत्रित प्रेक्षण पद्धति। तो नियंत्रित प्रेक्षण योजनाबद्ध होता है। प्रेक्षक सामाजिक घटनाओं में से उन्हीं तक अपने को सीमित रखता है जिनका उसके विषय से संबंध है। वह अनुसूची तैयार करके उसमें निरीक्षित तथ्य को स्वयं दर्ज कराता जाता है। अनुसूची में दर्ज करने के अतिरिक्त डायरी का भी प्रयोग किया जा सकता है। दृष्ट श्रुत वस्तु को फोटो, फिल्म, टेप रिकॉर्डर आदि के माध्यम से संचित किया जा सकता है और करना भी चाहिए। सामाजिक सर्वे शोध कार्य में कभी एक ही व्यक्ति और कभी एकाधिक व्यक्ति पृथक पृथक अवलोकन कर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। इससे तथ्य अधिक प्रामाणिक बन जाते हैं। एक व्यक्ति का निरीक्षण आत्मपरक हो सकता है, परिमाणतः निष्कर्ष में उसका अपना दृष्टिकोण झलक सकता है। सामूहिक निरीक्षण के निष्कर्षों का तुलनात्मक परीक्षण होता है और जो निष्कर्ष बहुमान्य पाया जाता है उसे ही अंतिम रूप दिया जाता है। यह कार्य केंद्रीय शोध संस्थान द्वारा संपन्न हो सकता है। उसके बाद आ जाती है अनियंत्रित प्रेक्षण पद्धति। तो अनियंत्रित प्रेक्षण भी दो प्रकार के होते हैं। एक में तो शोधार्थी समाज के बीच रहकर उसके क्रियाकलाप का समभोगी बनता है। जैसे भारत में अमेरिका के कई समाजशास्त्रीय शोधकर्ता भारतीय परिवारों में महीनों रुककर उनके सामाजिक जीवन के प्रत्येक अंग से परिचित हो जाते हैं और अपने विषय की सामाजिक सामग्री एकत्र कर लेते हैं। दूसरे प्रकार में शोधार्थी अध्येय समाज के साथ संपर्क तो स्थापित करते हैं, पर उनके क्रियाकलाप में सहभागी नहीं बनते। उनकी जलांबुझ जैसी स्थिति रहती है। वह समाज के व्यक्तियों के रहन सहन आदि का तटस्थ भाव से अध्ययन करता है, पर क्या समाज के बीच रहकर भी उसे सर्वथा विलिग रहा जा सकता है। कहावत है, काजर की कोठरी में केतु सयानो जाए, एक लिख काजर की लागी है पे लागी है। परिवार के संपर्क में आने पर कुछ व्यक्तियों से रागात्मक संबंध भी स्थापित हो जाता है। अतः प्रेक्षण की अनियंत्रित पद्धति के दो उपभेद अनावश्यक प्रतीत होते हैं। उसके बाद हैं प्रेक्षण पद्धति के कुछ दोष हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेक्षण नेत्रों द्वारा होता है और हम उन्हीं वस्तुओं और दृश्यों को देखने को उत्सुक रहते हैं जो हमें प्रिय लगते हैं। अतः अप्रिय घटनाएं या दृश्य जो समाज में विद्यमान रहते हैं उनकी ओर हमारी आंखें जाकर भी लौट आती हैं। हमारी प्रवृत्ति उन पर उन्हें ठहरने भी नहीं देती। कहने का आशय यह है कि प्रेक्षण पद्धति में आत्मपरकता बाधा बनती है। प्रेक्षक के रूढ़ संस्कार उसके निरीक्षण परीक्षण को प्राय वस्तुनिष्ठ नहीं रहने देते। उसमें पक्षपात आ सकता है।
आप समाज विशेष के जीवन का अध्ययन करने जब परिवार के साथ उसी का अंग बनकर रहने लगते हो तो परिवार के व्यक्ति यह जानकर कि आप उसके रहन सहन का अध्ययन करने आए हैं, अपने व्यवहार में स्वाभाविकता नहीं रख पाते। वे आपको रुचि लगने वाले ढंग से व्यवहार करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आपके अध्ययन का परिणाम वास्तविकता परक नहीं हो सकता। तो ये था सामग्री संग्रह का साधन प्रेक्षण पद्धति। अब हम इसके साथ ही बात कर लेते हैं सामग्री का वर्गीकरण और विश्लेषण कैसे किया जाता है, यानी कि संचित सामग्री की प्रामाणिकता की परीक्षा। जो सामग्री हमने संचित की है वो कितनी प्रामाणिक है और कितनी अप्रामाणिक है। तो इसमें होता है विभिन्न स्रोतों से संचित सामग्री की प्रामाणिकता की परीक्षा आवश्यक है। जिस प्रकार हस्तलिखित ग्रंथों में लेखन प्रभाव दिखाई देते हैं, उसी प्रकार मुद्रित ग्रंथों में भी लेखन प्रभाव दिखाई देते हैं। और मुद्रण प्रभाव की अवस्थिति पाई जा सकती है। कभी लेखक अपने पूर्ववर्ती लेखक की भूल को दोहराते जाते हैं और कभी अपने व्यक्तिगत विश्वासों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उदाहरणार्थ, एक प्रगतिवादी समीक्षक ने तुलसीदास की रचनाओं में प्रगतिवाद को आरोपित कर दिया। यह सत्य है कि कवि कालजयी होता है, वह अपने युग तक सीमित न रहकर आने वाले युगों की आकांक्षाओं को भी ध्वनित कर देता है, पर उसे किसी वाद से बांधने में समीक्षक की दृष्टि वाद गृहीत होती है। भाषा विज्ञान, व्याकरण और अन्य शास्त्रीय ग्रंथों का अशुद्ध मुद्रण भी भ्रांतिजनक होता है। एक मात्रा की कमी या वृद्धि से भाषा के रूप की गलत धारणा बन जाती है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ी बोली में मन प्रत्यय से बहुवचन बनता है। यदि पुस्तक में मन के स्थान पर मान छप जाए तो भाषा की प्रवृत्ति का गलत रूप प्रस्तुत हो जाएगा। शोधार्थी को अन्य स्रोतों से भी शुद्ध रूप को जान लेना चाहिए। शोधार्थी को किसी विषय पर किसी एक अधिकारी व्यक्ति के मत को श्रद्धा भाव से अंतिम प्रमाण नहीं मान लेना चाहिए। उस पर अन्य विशेषज्ञों के मत को भी जानना चाहिए। उदाहरण के लिए, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में यदि उनका यह कथन कि आदिकाल की, लगभग उन्होंने वीर गाथा काल कहना उचित समझा है, कि आदिकाल की जैन धर्मी रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती, स्वीकार कर लिया जाता तो जैन मंदिरों और प्रतिष्ठानों के संचित साहित्य की संपदा से हिंदी साहित्य वंचित हो जाता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के कथन की स्वबुद्धि से परीक्षा की और कथित जैन धर्मी ग्रंथों में साहित्यिक तत्व खोज निकाले और उनका साहित्यिक मूल्यांकन कर उन्हें साहित्य के इतिहास में स्थान दिया। यदि हम जैन धर्म पर आश्रित साहित्य को सांप्रदायिक मानेंगे तो हमें भक्तिकालीन तुलसी, सूर जैसी आदि कवियों के साहित्य को भी सांप्रदायिक मानकर उसे साहित्य इतिहास से पृथक करना होगा। हाँ, जिन कृतियों में केवल धर्म या संप्रदाय के सिद्धांत या आधार मात्र वर्णित हों, वे निश्चय ही साहित्य की कोटि में नहीं आएंगी। पर जिन कृतियों में मानव जाति के मनोभावों का चित्रण है, भले ही वे किसी धर्म की भूमिका को धारण किए हो, साहित्य के अंतर्गत ही आएंगी। अनुसंधान की गति वहीं रुक जाती है जहाँ पूर्व निर्णयों की परीक्षा प्रवृत्ति शोधार्थियों द्वारा नहीं होती। परीक्षण विश्लेषण के बिना शोध में वैज्ञानिकता नहीं आ पाती। इसे हमें सदा स्मरण रखना चाहिए। धन्यवाद।